Case study 4. You are an audit partner at Hahn & Company, accounts manager of one of your client, Dragon Private Limited, has recently resigned and the company has approached you for your assistance. CFO of the company requested you to provide a team member to assist them in preparation of annual financial statements and other related work. Required में कह रहा है discuss whether and under what circumstances the above offer can be accepted by the engagement partner. Whether and under what circumstances. जी आप बताइए, ये तो वो वाला केस हो गया ना, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, याद है करवाया था। तो बताइए इस सिचुएशन में ये है, सिचुएशन कौन सी है? टेम्परेरी स्टाफ सर्विसेज नहीं, उसमें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने की बात कर रहा है ना मेरे भाई, भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की बात कर रहा है ना। तो ये तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला केस हो गया। वो कैसे हो गया? और भाई वो क्या क्लाइंट हमें ये कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करके दो, या ये कह रहा है भाई बंदा दो, काम उसे हम खुद करवाएंगे? तो ये टेम्परेरी स्टाफ सर्विस अकाउंटमेंट वाला केस है भैया, ये प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल वाला केस नहीं है। ये केस तब बनता जब क्लाइंट हमें कहता भाई आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करके हमें दीजिए। हाँ, ये टेम्परेरी स्टाफ सर्विसेज विच क्रिएट्स सेल्फ रिव्यू थ्रेड एंड फैमिलियरिटी। शाबाश, ये किसने कहा फैमिलियरिटी थ्रेड? भाई फैमिलियरिटी थ्रेड कितने सालों पे क्रिएट होता है? हमने क्या डिसाइड किया हुआ है? 3 सालों के बाद, चौथे साल से होगा। भैया ये तो 2-3 महीने के लिए, इसमें कौन सा? अच्छा बताने लगे थे भैया। अच्छा चलो ठीक है भैया, तो आप ऐसा कीजिए जो बाद वाला आधा है ना वो पहले बोल दिया करें ना, कंफ्यूजन तो ना होगी। और जो पहले वाला आधा है ना ये बोला ही ना करे। नहीं ये बोला ही ना करे, ये गलत होता है। गलत बोल गया, तभी बोलने लगा था। दूसरी अटेम्प्ट की आदत ना गई भाई के जी। तो ये है टेम्परेरी स्टाफ सर्विसेज जिससे क्रिएट होता है सेल्फ रिव्यू थ्रेड। और मेरे भाई मुझे बताएंगे कि इसमें सेफगार्ड कौन से हैं? हाँ, इस क्वेश्चन में जी भैया बताइए जल्दी से। सर एक तो जो उसने काम किया होगा वो क्या नाम है रिव्यू करवा लें, और दूसरा इसको एंगेजमेंट पार्टनर के साथ एंगेज ना करें, इसे काम कोई और। भाई मुझे लगता है मेरा भाई बहुत पहुंचा हुआ है, ये किसी ऐसी जगह पहुंचा हुआ है जहां तक अभी हम नहीं पहुंचे। पिछला क्वेश्चन क्यों पढ़ रहे थे यार? अभी मैं अगला क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो जब मैं पिछला क्वेश्चन कर रहा था तब कहां थे? तब कहां? अब मैं जितने भी क्वेश्चन कर हर दफा ये पिछले क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे। कुछ खुदा का खौफ करें यार, पढ़ना तो सीख ले यार भाई, पढ़ना तो सीख ले। ये भैया आप बताएं जी, अब बताइए। कुछ नहीं बता ना। जब जिन ने हातम ताई को पकड़ लिया तो हातम ताई ने क्या कहा फिर उसको? अभी बताया ना थोड़ी देर पहले। अभी यार ऐसे ना बता ना यार, क्या करने के आते हैं आप लोग क्लास? कुछ पता ही नहीं है कौन सा टॉपिक चल रहा है, कौन सा क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है। भैया अब मैं मजीद किसी से पूछ के ना उसको शर्मिंदा करना चाहता ना खुद शर्मिंदा होना चाहता। जी शाबाश मेरे भाई, आप बताएंगे जी, बताइए। हाँ जी, सेफगार्ड पूछते हैं मेरे भाई। हाँ शाबाश, हम उसे कहेंगे कि भाई मैनेजर उधर जा रहे हो ना, मैनेजरियल डिसीजन तुमने नहीं लेने। शाबाश। और सुपरविजन है, वो क्लाइंट से कहेंगे भैया इसकी सुपरविजन, इसका रिव्यू, इसकी ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन सारा कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गलती हुई तो हमें ना कहना। फिर जब ऑडिट करने की बारी आएगी तो पहले तो उसको रखना ही नहीं टीम में। शाबाश। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रीस्ट्रक्चर कर देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, वो एरिया नहीं देंगे। शाबाश। तो ये था हमारा 4 का। बी पार्ट पढ़ते हैं। कहता है बहार लिमिटेड हैज अप्रोच्ड योर फर्म टू एक्ट एज देयर एक्सटर्नल ऑडिटर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017. Bahar Limited provides car on lease to their customers. One of the partners of your firm disclosed that he has purchased a car on lease from the company. Required, discuss whether the firm can act as the auditor of BL.
अच्छा इसमें नोट कीजिए, बी में कहीं क्वेश्चन में ये नहीं बता रहा कि कंपनीज एक्ट के मुताबिक हमने आंसर करना है कि कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक। चूंकि पार्ट ए में वो कोड ऑफ एथिक्स का जिक्र कर रहा था, ये सिचुएशन पार्ट ए वाली कोड ऑफ एथिक्स में ही डिस्कस हुई है, तो इसीलिए हमने उसी मुनासिबत से पार्ट बी को भी कोड ऑफ एथिक्स में ही इंक्लूड कर दिया। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि हम दोनों डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले बताइए, अगर ये कंपनीज एक्ट की सिचुएशन होती, मेरे भाई जो एंड में बैठे हैं, हाँ जी जी, कंपनीज एक्ट की सिचुएशन हो अगर ये, तो बताइए क्या फर्म एज ऑडिटर एक्ट कर सकती है? जी क्यों? लीज जो है क्या वो डेट कंसीडर की जाती है? जी बिल्कुल, लीज डेट कंसीडर की जाती है, लेकिन देखे ना, वो तो एक पार्टनर ने लीज पे ली है ना गाड़ी, बाकियों ने तो नहीं ली ना। हाँ शाबाश, एक फर्म की एक डिस्क्वालीफाइड पार्टनर सारी फर्म को डिस्क्वालीफाई कर देता है। बिल्कुल ठीक है। अब इसको करते हैं कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक, ठीक है। तो जी मेरे भाई आप बताइए ये सिचुएशन कौन सी है? ये गिफ्ट वाली सिचुएशन मुझे लग रही है। नहीं बाकी गिफ्ट वाली नहीं है। अच्छा भाई जवाब दो या ना दो, ये परेशान ना हो मेहरबानी तुम्हारी। शक्ल पे सवाल पूछा शायद 12 बज जाते शक्ल पे। हाँ जी भाई, सेल परचेज वाली है। नहीं सिचुएशन का टाइटल क्या था उसका, कोई मुनासिब से अल्फाज होंगे ना उसके, वो क्या थे? हाँ परचेज, शाबाश, परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज फ्रॉम क्लाइंट, क्योंकि क्लियरली कह रहा है मैंने परचेज, भाई पैसे दिए हैं, ठीक है। अच्छा ये परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस वाला और गिफ्ट वाले केस में फर्क क्या भला? हाँ शाबाश, एक फर्क ये है कि परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज में हमने पैसे देते हैं और गिफ्ट में फ्री। तो क्वेश्चन में अगर कहीं पे जिक्र कर दे पेमेंट की है या पेमेंट नहीं की, इससे हमें अंदाजा हो जाएगा। पेमेंट की है तो परचेज ऑफ गुड की तरफ चले जाएंगे, पेमेंट नहीं की तो हम गिफ्ट। दूसरी निशानी ये होती है कि अगर तो फर्म से हमने वो चीज ली है जो फर्म नॉर्मली सेल करती है, तो ये परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस वाला केस होगा। और अगर फर्म ने हमें वो चीज प्रोवाइड किया जो नॉर्मली सेल नहीं करती, हमें कोई उसने एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है, जैसे सारे तो फ्री के लिए कहीं ले गए, तो फिर वो हमारा वो गिफ्ट हॉस्पिटैलिटी ट्रीटमेंट की तरफ जाएगा, ठीक है। ये दो चीज ध्यान में रखना है कि क्या जिस चीज का जिक्र हो रहा है वो फर्म का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वाली है और पैसे दिए कि नहीं। जैसे एक क्वेश्चन में उसने कहा कि मोबाइल फोन हमने 30% डिस्काउंट पे ले लिए, कंपनी मोबाइल फोन बनाती थी। अब बताइए ये गिफ्ट एंड हॉस्पिटैलिटी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट वाला केस है, परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस वाला? परचेज ऑफ गुड एंड, एक तो ये कोई मोबाइल फोन का जिक्र है जो कि कंपनी दूसरों को सेल करती है, और दूसरा अगर वो कहता कि मोबाइल बगैर किसी पैसों के दे दिए हैं, तो फिर हम गिफ्ट की तरफ लेके जाते हैं। कह रहे 30% डिस्काउंट, इसका मतलब है 70% पैसे लिए ना हमसे, तो इसे हम परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस की तरफ ले जाएंगे। हाँ इक्का दुक्का सिचुएशन में ऐसे होगा, कभी कभी होता है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि ये परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस वाला केस है या गिफ्ट वाला। तो वहां पे आप जो भी जजमेंट लेके सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं। मेरी सजेशन ये है कि परचेज ऑफ गुड का एज्यूम करके क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि इसमें जो गिफ्ट वाली कंडीशन ऑटोमेटिकली कवर हो जाती है जब हम कहते हैं कि मार्केट टर्म एंड कंडीशन में ट्रांजैक्शन होनी चाहिए उससे, ठीक है। तो ये परचेज ऑफ गुड वाला केस। जी बताइए। जी जी डिस्काउंट्स मार्केट के कंडीशन सर नहीं है, डिस्काउंट अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिस्काउंट दे रहा है तो फिर भी हो बिल्कुल वो परचेज ऑफ गुड केस तो परचेज ऑफ गुड वाला होगा। आगे हम लिखेंगे चूंकि कंडीशन पूरी नहीं हो रही, ये 3 कंडीशन होनी चाहिए, 3 कंडीशन लिखेंगे, फिर लिखेंगे कंडीशन पूरी नहीं हो रही इसलिए इस ट्रांजैक्शन को टर्मिनेट हो जाना चाहिए। अगर टर्मिनेट नहीं करते तो फिर इस इंडिविजुअल को रोटेट कर देना चाहिए। देखिए कुछ केसेस में आ सकता है, ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं है, तो हम सेल परचेज कर रहे हैं ना चीज। नहीं प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं है। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट होगा फॉर एग्जांपल अगर वो हमें कोई ऐसा कोई, जैसे मैंने आपको बताया वो सैर व तफरीह करने के लिए ले जाए, हमें घुमाने फिराने के लिए, वो हमें कोई किसी एक्सपेंसिव होटल में खाना खिलाने के लिए ले जाए, वो कोई फुटबॉल मैच क्रिकेट मैच दिखाने के लिए ले जाए, ये होता है हॉस्पिटैलिटी या प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। हॉस्पिटैलिटी एंड प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट को एक वर्ड ध्यान में रखना आपने। जी तो वापस आ जाएं, पार्टनर ने गाड़ी ली, कोड ऑफ एथिक्स क्या कहता है, क्या गाड़ी ले सकते हैं?
ले सकते, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ले सकते हैं। बताइए ना, क्या जिस कंपनी का ऑडिट कर रहे हो उससे चीजें खरीद सकते हैं? जैसे फर्ज कीजिए हम होंडा का ऑडिट करने के लिए गए और हमने उनसे कहा भैया बाकी लोगों को तो आपको पैसे जमा करवाते हैं, आप 3 महीने बाद जो है 6 महीने बाद डिलीवरी देते हैं, हमारे लिए क्या सहूलत? उन्होंने कहा आपको अभी गाड़ी दे देते हैं। बताइए कोई इशू है इसमें? ये परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस वाला केस आपको लग रहा है कि गिफ्ट एंड हॉस्पिटैलिटी ट्रीटमेंट वाला? दोनों लग रहे हैं। तो आप किसको? मेरा ये ख्याल है मैं भी परचेज ऑफ गुड, क्योंकि परचेज में वो गिफ्ट वाला पॉइंट ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है जब हम बात करते हैं मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन की। ये मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन में ट्रांजैक्शन तो नहीं है, तो परचेज वाला क्वेश्चन ज्यादा कम्प्रिहेंसिव है। तो मुझे बताइए भैया, उसी तरह वो कह रहा है गाड़ी ले रहा हूं मैं उससे, कौन सी वाली कंडीशन मेरे भाई बताए ना? मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन पे है ट्रांजैक्शन के नहीं? दोनों के लिए इमटेरियल जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। अगर तीनों कंडीशन पूरी हो रही है तो फिर कंटिन्यू करने दें, और अगर कोई एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रही तो फिर इस ट्रांजैक्शन को रिफ्यूज कर देना चाहिए, सेटल कर देना चाहिए, और अगर सेटल नहीं करते तो उस पार्टनर को रोटेट करना चाहिए। ये बी वाली सिचुएशन समझ आई आपको? बी वाली सिचुएशन अच्छी सिचुएशन थी, ये क्वेश्चन अच्छा बनाया था जिसने बनाया, हालांकि नॉर्मली पिप फॉर्म में कोई इतने अच्छे क्वेश्चन सेट नहीं होते, लेकिन ये अच्छा बनाया उसने क्वेश्चन जिसने भी बनाया। वो सेटल कर सकते, रिजेक्ट से मराद सेटल कर दे, तो बाकी जितने भी पैसे वो पे कर दे। और से अब कहते हैं किस तरह का क्वेश्चन, हमने वो आईकैप का भी क्वेश्चन था जिसमें वो हमने कहता था मिनिमम कंडीशन बताओ टू एक्सेप्ट द ऑडिट क्लाइंट। उसमें 2 पॉइंट थे, क्रेडिट कार्ड वाला था और एक शायद लीज वाला था, यूटिलिटी बिल वाला था। चले बहरहाल उसमें फिर ये लीज वाला भी कोई पॉइंट था, और हमने कहा था लीज लाइबिलिटी जो है इसको सेटल कर देना चाहिए। हाँ, ये भी थोड़ी देर पहले मैंने इसका जिक्र किया, नहीं बता रहा। तो हमें एग्जाम में आप इसको, क्या ये सिचुएशन कंपनीज एक्ट में डिस्कस हुई है, तो फिर आप इसको कंपनीज एक्ट के मुताबिक करेंगे, खत्म। एक के मुताबिक ही करना होता है, दोनों के मुताबिक नहीं करना, ठीक है? लेकिन क्वेश्चन में लिख दीजिएगा कि हम इस सिचुएशन को कंपनीज एक्ट के मुताबिक सॉल्व कर रहे हैं जी। 4 में और कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। 5th की तरफ आ जाते हैं। जी पूछिए भाई। अकॉर्डिंगली जो इंडेटेडनेस को क्लियर ऑफ करने का टाइम लिमिट क्या होगा? नहीं, उससे टाइम लिमिट नहीं बताई उन्होंने कहा कि आप ऑडिट मतलब स्टार्ट होने से पहले उसको क्लियर कर दीजिए। एथिकल सिचुएशन याद रखें, ऑडिट के स्टार्ट में भी फेस करना पड़ सकते हैं, ड्यूरिंग ऑडिट भी फेस करना पड़ सकता है। केस स्टडी 5, you have recently been promoted as a partner in the assurance department of a firm of chartered accountants. Your portfolio of clients include Shah Motors Private Limited (SML), a leading car dealer. Kesser, a senior manager assurance in your firm, has been auditing SML for the past 7 years. While updating you about SML, Kesser informed about the following. पहला इशू, हाँ देखा, वो चुपके से एक पॉइंट को इंक्लूड करके आगे निकल गया। उसने 1 और 2 दिया। इसमें इस अटेम्प्ट में बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी थे जिन्होंने 1 को भी आंसर किया, 2 को भी आंसर किया, और बस फिर वापस आ गए। वो सोल्यूशन देखा तो 7 ईयर का भी जिक्र कर रहा था, हाँ। तो बिल्कुल अच्छा पिक किया आपने कि 7 ईयर एक इशू है। अच्छा बताइए, इसकी वजह से कौन सा थ्रेट रहा है? ये मेरे भाई आप जो कॉर्नर में बैठे जिससे पूछ रहे हैं वो बताएं। हाँ जी, ये डूबे हुए कहीं भाई जी मेरे भैया, ये 7 ईयर की वजह से कौन सा थ्रेट राइज हो रहा है जी? लॉन्ग एसोसिएशन। तो बताइए क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा कि एडवर्स? बताइए, अभी बताएंगे। हाँ बिल्कुल जी मेरे भाई। अब बताइए सेफगार्ड क्या होंगे? कुछ नहीं पता। ये क्यों नहीं पढ़ गया है? कल मेरे भाई ने कितनी देर ऑडिट पढ़ा? कल 2 घंटे ऑडिट पढ़ा है। अच्छा ये चैप्टर पढ़ा है? ये चैप्टर नहीं पढ़ा ना। तो भैया हमने बैलेंस करना होता है, करंट टॉपिक को भी रिवाइज करना है, स्टडी करना है,
प्रीवियस टॉपिक्स को भी रिवाइज करना है मेरे भाई। तो इसमें फेमिलियरिटी थ्रेट अराइज हो रहा है, सही कह रहे हैं। सेफगार्ड में क्या होगा? क्लाइंट से क्या नहीं लेंगे? ये बंदा क्लाइंट हमें दे रहा क्या? अरे 7 साल तक ऑडिट टीम का हिस्सा बना रहा है, अपना ही कोड ऑफ एथिक्स इशू कर देते हैं बैठे बैठे। अब भाई उसे टीम का हिस्सा नहीं बनाएंगे, उसे रोटेट कर देंगे उसे, और अगर उसने ऑलरेडी कोई काम किया है तो उसके काम का एडिशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिव्यू करवा देंगे। चलिए नेक्स्ट 1 जी जी। तो वो तो 7 साल तक है ना। अब देखें, अगर एक क्वेश्चन में उसने कहा 5 साल हो गए, पार्टनर को रोटेट कर दिया, मैनेजर अभी का वही है। अब बताइए क्या सिर्फ 1-2 बंदे रोटेट हो जाए करें ये काफी है? नहीं भाई, पूरी टीम। अगर पूरी टीम को 5 साल हो गया, 7 साल हो गए, तो फिर पूरी टीम को रोटेट होना चाहिए। तो यहां पे भी हम इस टीम मेंबर को रोटेट करेंगे। अच्छा नेक्स्ट, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एन ऑडिट टीम मेंबर, CFO ऑफ SML has helped the team member's brother in securing early delivery of a vehicle ordered by him on preferential basis। उसने कोई गाड़ी उसने खरीदी और उसे फौरी तौर पर डिलीवरी दे दी गई। अब देखें यहाँ पे 2 अप्रोचेस हैं, 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक वो स्टूडेंट जो कहते हैं सर क्वेश्चन में क्लियरली प्रेफरेंशियल का वर्ड लिखा हुआ है, तो हमें ये गिफ्ट एंड हॉस्पिटैलिटी ट्रीटमेंट प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाना चाहिए इस क्वेश्चन को। दूसरी तरह के स्टूडेंट कहते हैं सर ये परचेज क्लाइंट से गाड़ी परचेज कर रहे हैं, अगर क्लाइंट किसी और से हमें कोई चीज अरेंज करवा के दे रहा होता, उसमें हमारी हेल्प करता, फिर उसमें हॉस्पिटैलिटी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट आता, लेकिन ये तो क्लाइंट ही से गाड़ी खरीद रहे हैं हम, बस नॉर्मल लोगों को 3 महीने 6 महीने का टाइम देता है, हमें उसने फौरी तौर पर डिलीवर कर दिया। तो इसमें परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस वाला केस है, दोनों एक्सेप्टेबल है, दोनों एक्सेप्टेबल। वैसे सिर्फ अपने नॉलेज के लिए पूछना चाह रहा हूँ, आप में ये सिचुएशन समझ आ गई आपको? कितने स्टूडेंट का ख्याल है कि ये परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस वाला केस है? जरा हाथ उठाइए। और कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि गिफ्ट एंड हॉस्पिटैलिटी ट्रीटमेंट प्रेफरेंशियल? चले प्रेफरेंशियल वाले ज्यादा है, ठीक है। तो अगर परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस वाला केस होगा तो क्या आंसर होगा? क्या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर ट्रांजैक्शन नहीं है, इमटेरियल होना चाहिए। क्योंकि मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन में ट्रांजैक्शन नहीं, तो इसको रोटेट कर देना चाहिए, ठीक है। अच्छा बताइए, परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस वाले केस में कौन सा थ्रेट राइज होता है? सेल्फ इंटरेस्ट। और गिफ्ट एंड हॉस्पिटैलिटी ट्रीटमेंट वाले उसमें दोनों होते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट भी और फेमिलियरिटी थ्रेट भी, ठीक है, दोनों। इसीलिए क्वेश्चन में हम हमेशा पहले सिचुएशन लिखते हैं, बाद में थ्रेट लिखते हैं, ताकि उसे पता चले कि हम किस सिचुएशन के मुताबिक ये थ्रेट आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सेकंड, SML has hired a new head of marketing. His son Amjad is expected to be included as a junior team member in SML's audit team. क्लाइंट का एक नया हेड ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उसका बेटा हमारी टीम का हिस्सा बनने जा रहा है कोई इशू? क्या इशू है भाई? क्लोज टीम मेंबर का रिलेटिव जो है वो क्लाइंट में हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, कौन सा थ्रेट राइज हुआ? फेमिलियरिटी थ्रेट। और कौन सा थ्रेट राइज हुआ? और कोई थ्रेट राइज नहीं हुआ भैया। फेमिलियरिटी थ्रेट राइज हुआ, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट राइज हुआ, इंटिमिडेशन थ्रेट भी राइज हुआ। नहीं याद किए हुए आपने? वो क्लाइंट प्रेशराइज नहीं कर सकता, धमकी बताया नहीं था, इंटिमिडेट करता है, रोटेट। उसके ऊपर सीनियर होगा, मैनेजर होगा, तो वो रिव्यू करते थे। तो देखिए वो सिग्निफिकेंस अगला कंसेप्ट है, थ्रेट आइडेंटिफिकेशन पहला। मुझे बताइए, पहले हम सिग्निफिकेंस देखते हैं कि पहले थ्रेट आइडेंटिफाई करते हैं? थ्रेट आइडेंटिफाई करते हुए थ्रेट बता देंगे, वो तो सिग्निफिकेंस अगर पूछे फिर बताएंगे कि सर ये जूनियर टीम मेंबर है तो सिग्निफिकेंस लो है जी। नहीं, लेकिन वो इंटिमिडेशन थ्रेट तो इस सिचुएशन में राइज हो ही जाता है, ठीक है, राइज हो ही जाता है इससे। अच्छा, सिग्निफिकेंस लिखा हुआ? हाँ शाबाश, सिग्निफिकेंस लिखा। तो सिग्निफिकेंस लिखा हुआ, इसका मतलब है हमने सिग्निफिकेंस में फिर इस चीज को डिस्कस करना है कि चूंकि ये जूनियर टीम मेंबर है,
इसलिए इसमें सिग्निफिकेंस लो है। हाँ, हम बताएंगे सिग्निफिकेंस डिपेंड करती है तीन चीजों के ऊपर, दो तीन चीजों के ऊपर। पहली चीज क्या, पोजीशन क्या है हमारे वाले टीम मेंबर की इस तरफ, दूसरा नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या है दोनों लोगों के दरमियान में, और तीसरा उस बंदे की पोजीशन क्लाइंट में क्या है। तीन चीजों को सामने रख के हम सिग्निफिकेंस डिसाइड करेंगे। ये आपने सिग्निफिकेंस के फैक्टर्स लिखने ना, इन चीजों की बेस पर सिग्निफिकेंस डिसाइड होगी। खुद से कंक्लूड करना जरूरी नहीं है कि सिग्निफिकेंस हाई है, मॉडरेट है कि लो है। आप उसे ये बता दें कि सिग्निफिकेंस इन चीजों पे डिपेंड करेगी। नंबर काटेगा और क्या करने के लिए बैठा हो। तो भाई नंबर काटेगा वो, और किस चीज के नंबर कटते हैं फिर। भाई पूरा आंसर ना दें, आधा आंसर लिखें तो नंबर पूरे मिलेंगे क्या? नहीं भाई, वो एग्जामिनर कमेंट्स में इस चीज को मेंशन करता है, कहता है मैं दो चीजों के नंबर काटता हूं थ्रेड में, एक रेलिवेंट थ्रेड नहीं लिखा, दूसरा इररेलिवेंट थ्रेड लिख दिया। दोनों चीजों के नंबर काटता हूं, क्योंकि अब अगला क्वेश्चन आपने ये पूछना था कि अच्छा सर कंफ्यूजन हो रही है तो क्या सारे थ्रेड लिख दें हम 3 4 5। तो एग्जामिनर थ्रेड्स में दो चीजों के मार्क्स डिडक्ट करता है, एक किस चीज के रेलिवेंट थ्रेड ना लिखें, और दूसरा किस चीज के इररेलिवेंट थ्रेड लिखते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको कष्ट उठाना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि किस सिचुएशन में कौन सा थ्रेड अराइज होता है। इतना मुश्किल नहीं है, 19 सिचुएशन है, एक सफे के ऊपर लिखे, आपको 2-3 घंटे में याद हो जाते हैं। उसके बाद आपने हर हफ्ते रिवीजन करनी होती है बस। क्वेश्चन नंबर 2 पहले जी, कैटेगरीज ऑफ थ्रेट बतानी है और सेफगार्ड्स बताने हैं, ठीक है। कोर्स ऑफ एक्शन, इसमें कैटेगरीज ऑफ थ्रेट को अंडरलाइन कीजिए, जिसमें मैं कह रहा थ्रेट्स बताइए कौन से हैं, और कोर्स ऑफ एक्शन को अंडरलाइन कीजिए। क्या क्वेश्चन में सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट पूछ रहे हैं हमसे? थ्रेट सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट नहीं पूछ रहा तो हम सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट नहीं बताएंगे। सिर्फ दो चीजें, थ्रेट्स कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं जो इस केस में, और दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। क्वेश्चन 2 पार्ट ए, इसमें कोई प्रॉब्लम, पार्ट ए में कोई प्रॉब्लम कह रहा है बैंक से लोन लिया है एक पार्टनर ने, तो बैंक से अगर पार्टनर कोई लोन ले तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो जाता मेरे भाई? डिस्क्वालीफाई नहीं होता? नहीं, तो वो हमने ये नहीं कहीं पढ़ा कि वो पार्टनर ने अगर लोन लिया हो तो फर्म डिस्क्वालीफाई हो जाती है, ऑडिट नहीं कर सकते। हाँ, वो लीगल रिक्वायरमेंट्स थी, ये एथिकल रिक्वायरमेंट्स है। एथिकल रिक्वायरमेंट्स में हमने कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक ही आंसर करना है, इसमें क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन की बात नहीं करने जी। तो इसमें थ्रेट राइज होगा, कौन सा थ्रेट? इंटिमिडेशन थ्रेट तो राइज नहीं होगा, नहीं इंटिमिडेशन थ्रेट राइज नहीं होगा जी, बिल्कुल। अब बताइए इस गिवन सिचुएशन में लोन ले सकते हैं कि नहीं बैंक से? जी मेरे भाई आप बताइए, लोन ले सकते हैं कि नहीं बैंक से? हाँ, यहाँ पे उसने मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन की बात नहीं की, तो अगर तो मार्केट टर्म एंड कंडीशन पे लोन लिया गया तो फिर कोई इशू नहीं है। अगर लोन मार्केट टर्म एंड कंडीशन पे नहीं लिया गया तो फिर यहाँ तो लोन रीपे किया जाए, पार्टनर को रोटेट कर दिया जाए। पार्ट बी, बी में कोई प्रॉब्लम? जी बी में सिचुएशन कौन सी है यार भाई आप बताइए, बी में सिचुएशन कौन सी है? आपका वॉल्यूम 2 किधर है मेरे भाई, किधर है? तो ये आपका किधर है? बी क्या सिचुएशन एक्सप्लेन कीजिए, हुआ हो गया रहा है बी में? क्लाइंट में मैनेजर फाइनेंस भी लगा हुआ है, ऑडिट करने जा रहा है उसमें वो मैनेजर फाइनेंस की पोजीशन कर रहा है। मैनेजर फाइनेंस की पोजीशन, यानी आप कह रहे हैं एट द सेम टाइम हमारा टीम मेंबर भी है और एट द सेम टाइम क्लाइंट में काम भी कर रहा है, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये ऐसा तो नहीं लिखा हुआ, ये मेरी किताब में तो कुछ और लिखा हुआ है। जी क्या इश्यू है मेरे भाई इसमें? फर्म को छोड़ दिया और क्लाइंट में चला गया, ठीक है।
तो फर्म को छोड़ के क्लाइंट का हिस्सा बन गया। आप इसमें कौन सा थ्रेट राइज होगा? फेमिलियरिटी थ्रेट राइज होगा और इंटिमिडेशन। भैया वो मैंने पहले भी डिस्कस किया था, क्योंकि वो फर्म का सीनियर मेंबर है तो फर्म के जो जूनियर ट्रेनी स्टूडेंट्स हैं उनको प्रेशराइज कर सकता है अभी भी, क्योंकि पास में उनका बॉस रहा है, सीनियर रहा है ना वो, इसलिए साइकोलॉजिकली अंडर प्रेशर होती है टीम। वो अपने पास सीनियर के साथ उस तरीके से आर्गू नहीं कर पाते जिस तरीके से इंडिपेंडेंटली वो क्लाइंट के दूसरे टीम मेंबर के साथ आर्गू करते हैं। ठीक, तो ये हमारा वो केस है जिसमें शिफ्ट हो जाता है वो क्लाइंट का हिस्सा बन। क्या इसमें सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज होता है? नहीं, सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज नहीं होता, क्योंकि क्लाइंट बन चुका है। क्लाइंट ने थोड़ी आइटर का काम चेक करना है, आइटर ने क्लाइंट का काम चेक करना। इसमें 2 में बी में कोई प्रॉब्लम